CNTSPT से डरना नहीं है, CNTSPT एक्ट से डरना नहीं है, आराम आराम से पढ़ना है, सब हो जाएगा। CNTSPT एक्ट से डरना नहीं है। हम लोग फर्स्ट क्लास में बेसिक टेक्निकल डेफिनेशन है वहाँ काम शुरू किए थे, और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो काम शुरू किए थे। तो बस इसमें एक बात और देख लिया जाए, उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करेंगे आगे। सेवनटीन 65 में क्या हुआ था? 1765 में क्या हुआ था इंडिया में? ये जो ईयर लिखा हुआ है 1765 to 1855, एंड देन 1858 ही होगा ना, 1858 to 1908 and 1908 to 1947, 1947 to 2023-24। ये जो ईयर है, ये ईयर एक्चुअली जो लैंड जो शुरू से लैंड का होल्डिंग, या लैंड की जिसके पास लैंड का कैपेसिटी था, जो लैंड होल्ड किए हुए थे, और धीरे धीरे कैसे ट्रांसफ़र होता गया। आप समझने का प्रयास कीजिए कि ज़मीन लैंड किसके पास था, फिर लैंड कहाँ से कहाँ गया, फिर लैंड कहाँ से कहाँ गया। 1000 सालों की जो परंपरा चलती आ रही थी 1765 से बदलना शुरू हो गया, ठीक है। और 1765 में क्या होता है, इंडिया में क्या हुआ था, कुछ कमेंट कीजिए मनीष राव जी। दीवानी राइट वर गिवन टू द ब्रिटिश इन 1965। दीवानी राइट क्या होता है? दीवानी राइट होता है टू कलेक्शन रेंट और लगान को कलेक्ट करने का, या रेंट को कलेक्शन करने का जो राइट है उसको बोलते हैं दीवानी राइट। तो दीवानी राइट वर गिवन टू ब्रिटिश इन 1765। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो राइट है, दीवानी राइट है, वो किसको मिल गया? अंग्रेजों को मिल गया। अंग्रेज को नहीं मिला गया, यहाँ कंपनी को मिला। थोड़ा सा बोलेंगे तो कंपनी को मिला। वो कंपनी कौन थी? वो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे हैं लैंड लॉर्ड के बारे में, लैंड लॉर्ड के बारे में। लैंड होल्डिंग किसके पास है, या जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है, राइट टू कलेक्ट टैक्स, ठीक है, रेंट, टैक्स, सब एक ही बात होगा। टैक्स कलेक्शन करने का अधिकार मिल गया अंग्रेजों को 1765 में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1765 में जो लैंडलॉर्ड है वो कौन है? कंपनी। अब लैंडलॉर्ड कंपनी हो गई। इसके पहले लैंडलॉर्ड कौन थे? इसके पहले लैंडलॉर्ड थे मुगल थे लैंडलॉर्ड। कुछ टेम्पोररी, कुछ टाइम के लिए जो बंगाल का नवाब है वो टैक्स कलेक्शन कर रहा था। मतलब हुआ कि द नवाब ऑफ बंगाल इज द मेन लैंडलॉर्ड ऑफ दैट प्रॉपर्टी एंड दैट लैंड। लेकिन 1765 में क्या हो गया? चेंज हो गया। ये जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है वो चेंज हो गए, किसके पास आ गई? कंपनी के पास आ गई। मीन्स अब कंपनी इज लैंडलॉर्ड। ये कॉन्सेप्ट हो जान देना है। उसके बाद क्या हुआ? 1965 टू 1958 से पहले 1857 में क्या होता है? यहाँ पे हुआ रिवोल्ट हो गया इंडिया में। कंपनी का राज के अगेंस्ट, या कंपनी के शासन के अगेंस्ट जो है सो लोग ने विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह किया, और जब विद्रोह लंदन में, बताते बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लंदन में एक मीटिंग हुआ था, और लंदन में मीटिंग, यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बयान देने से पहले एक लंदन में मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में ये बात हुई कि आखिर क्या हो रहा है इंडिया में, ये इंडिया में सारे लोग विद्रोह क्यों कर रहे हैं। तो उसमें कंपनी के बारे में बात आई कि कंपनी भी जो है वो कंपनी भी कम खराब काम नहीं करे, कंपनी भी कम बदमाश नहीं है, कंपनी भी जो है बहुत इडियट और बहुत, उसके बारे में नेगेटिव वहाँ पे रिपोर्ट सबमिट किया गया था कंपनी के बारे में। कंपनी क्या कर रही है? कंपनी लोकल जमींदार से, लोकल लैंडलॉर्ड से मिल के जनता को सता रही है।
अब ये बात चली पता, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक लाया लॉ, और ब्रिटिश जो इसने कंपनी से शासन छीन कर सारा कुछ, एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड ऑल दैट, सब कुछ छीन के क्या हुआ, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट इज द लाइबल फॉर लैंड। मतलब 1858 में कौन लैंडलॉर्ड हो गया, 1858 में लैंडलॉर्ड कौन हो गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश कंपनी खत्म हो गया। या कहा जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट कहा जाए, अच्छी बात होगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट कहा जाए। 1858 से ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गई है लैंडलॉर्ड। मतलब फिर कंपनी क्या हुआ, कंपनी गया, और कंपनी गया उसको कौन गया, उसके बाद गया ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हो गया लैंडलॉर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 और क्राउन रूल, सही है, क्राउन रूल वही है, उसका नाम, उसका अदर नाम था क्राउन रूल के तहत जो है सो ट्रांसफर हो गया पूरा। अब 1958 से हु इज द लैंडलॉर्ड इज द ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गई लैंडलॉर्ड, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा नहीं माना जाए कि वो सरकार बहुत बुरी सरकार थी, या भारतीयों के लिए या आदिवासियों के लिए वो बुरी थी, ट्राइबल्स के लिए बुरी थी, ऐसी बात नहीं है। वो सरकार अपनी कैपेसिटी, हाँ एक होता है ना मैक्सिमम प्रॉफिट, आज भी तो है, कभी कभी लोग जो बूढ़े बड़े हैं गांव देहात के, वो कहते हैं कि अंग्रेज का शासन ज़्यादा अच्छा था आज के शासन से। आज भी करप्शन है, गोरे लोग चले गए हैं, लेकिन गोरे लोग के लिबास में यहाँ बैठे हुए जो काले हैं वो भी सब लूट रहे हैं, तो करप्शन तो आज भी है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एनालिसिस किया कि भाई जो लैंडलॉर्ड संबंधी जो रिवोल्ट हो रहा है झारखंड में या जहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ये इशू क्या है, तो इशू क्या है चला पता है कि जो ट्राइबल्स का लैंड है उसको क्या करना है, उसको बचाना है। अब बचाना है तो उन्होंने अपना लॉ ले आया, और लॉ कब लाया, 1908 में। 1908 में ला करके CNT एक्ट ला करके अब बचाने का प्रयास किया गया, किसको, लैंड को। और फिर 1908 के बाद 1947 में चले गए अंग्रेज, गोरे चले गए, तो हु इज द लैंडलॉर्ड, इंडियन गवर्नमेंट इज द लैंडलॉर्ड। फिर आ गया इंडियन गवर्नमेंट क्या हो गई, इंडियन गवर्नमेंट यहाँ की लैंडलॉर्ड हो गई। अब ये गवर्नमेंट खत्म हो गई, अब इंडियन गवर्नमेंट लैंडलॉर्ड होगी। इंडियन गवर्नमेंट जो लैंडलॉर्ड हुई 1947 से अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ही लैंडलॉर्ड है। थोड़ा सा हम यहाँ बोलना चाह रहे थे लैंडलॉर्ड के बारे में कि हु इज़ द लैंडलॉर्ड वास्तव में है कौन। लैंडलॉर्ड कभी भी जमींदार व जागीरदार या टीनेंट नहीं हो सकता है। जो टीनेंट है वो टीनेंट का मतलब ही होता है, टीनेंट का मतलब होता है जो टैक्स पे करेगा, जो टैक्स पे करेगा वो टीनेंट होगा। अब टीनेंट का टाइप अलग हो सकता है, टीनेंट का टाइप बहुत अलग होता है, टीनेंट में बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। मुंडारी खुटकटीदार इज ऑल्सो जो टाइप ऑफ टीनेंट, वो भी टीनेंट है, उसको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि नहीं जो मुंडारी खुटकटीदार है उसको टैक्स पे नहीं करना होता, ऐसा कुछ नहीं है, उसको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। जितने टाइप्स ऑफ टीनेंट हैं सभी को टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। लैंडलॉर्ड के किसको कहाँ करेगा, लैंडलॉर्ड के पास करेगा। लैंडलॉर्ड कौन होगा, हु विल बी द लैंडलॉर्ड, कौन होगा, तो लैंडलॉर्ड वही होगा जो उस कंटेम्प्रेरी टाइम में उसका मालिक होगा या ऑनर होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है पूरा सिस्टम। 1765 से 1858 टू 1908 टू 1947, 1947 टू अभी कौन है लैंडलॉर्ड। अभी लैंडलॉर्ड बोलिए इंडियन गवर्नमेंट है या झारखंड गवर्नमेंट है। एक बात हो गया कि लैंड कहाँ पे, कौन सा शेड्यूल में आता है, सूची लिस्ट में आता है। लैंड किस लिस्ट में है, स्टेट की लिस्ट में है ना, स्टेट की लिस्ट में, लैंड स्टेट की लिस्ट में। जब लैंड स्टेट की लिस्ट में है तो झारखंड गवर्नमेंट इज द लैंडलॉर्ड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लैंड। जो झारखंड में जितना लैंड है उसका मालिक कौन होगा, राज्य सरकार होगा। लेकिन राज्य सरकार के होने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत पावर है, या सेंट्रल पार्लियामेंट के पास पावर बहुत है। वो चाहे तो राज्य सरकार का जमीन को भी टेक ओवर कर सकती है, या तो उसको क्या ले अपने अंदर ले सकती है, उसको एक्वायर कर सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक हम लोग बात कर लिए। कौन क्लास जो मनीष जी के अलावा कौन क्लास में है आज बताइए। लाइव क्लास में कौन कौन है मनीष जी के अलावा, कौन क्लास और कर रहे हैं, अपना प्रेजेंस बता दीजिए, जैसे पता चले कि क्लास कौन कौन कर रहे हैं मनीष जी के अलावा। मनीष जी ने तो कमेंट किया, बाकी लोग जो क्लास कर रहे हैं अपना नाम बता दीजिए थोड़ा, तो आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये क्लास लोग कर रहे हैं या ये लोग सिंसियर हैं। मनीष राव जी का कमेंट तो अच्छा है, बेचारे वो एक्टिव हैं।
बाकी लोग क्लास कुछ बताते हैं, कोई लोग बोलते ही नहीं है, मतलब लगता है कि फ़ोन अपना ऑन कर लिए, ऐप पे क्लास चल रही है और कोई ध्यान नहीं है। चलिए देख लीजिए इसको। तो ये बात है इसमें। अब हम लोग आज, बस आज लास्ट ही है, आज के बाद से फिर आज हम लोग ये भी कर लेंगे जितना चैप्टर्स, जो 19 चैप्टर्स उसका बात कर लेंगे। और कल से हम लोग प्रॉपरली, गीता कुमारी जी हैं, गीता कुमारी जी, गीता जी ने भी कमेंट कर दिया, गीता जी ने भी कमेंट किया, ठीक। तो इसमें हम लोग सब चल रहे थे, इसमें थोड़ा सा एक और काम करना है। चैप्टर्स 19 चैप्टर्स है, देयर आर 19 चैप्टर्स इन दिस एक्ट। 19 चैप्टर्स से एग्जाम में आ सकता है। हाउ मेनी चैप्टर्स इन द CNT एक्ट? तो आपका आंसर होगा देयर आर 19 चैप्टर्स इन द CNT एक्ट एंड सेक्शंस, नोट आर्टिकल्स। बहुत लोगों को लगता है कि ये आर्टिकल है, बहुत लोगों को लगता है कि ये आर्टिकल है, क्योंकि वास्तव में ये आर्टिकल नहीं है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये आर्टिकल है, लेकिन आर्टिकल नहीं है, ये सेक्शंस है, सेक्शंस है, ठीक है। तो 271 सेक्शंस इन दिस एक्ट, देयर आर 271 सेक्शंस इन CNT एक्ट, ठीक है। कितना चैप्टर्स है, कितना सेक्शंस है, आपको मेमोरी करना चाहिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो 60 से 70 जो एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस कितना है, 60 से 70 के बीच है, जो कि आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं इसमें, ये हम बात कर ही चुके, एक इसमें आया था खूंट का, तो बात कर ही दिए थे, खूंट ट्रेडिशन, इसका बात कर चुके थे कि हर जो ट्राइबल फैमिली या जो मुंडा फैमिली आ करके ज़मीन को काटा, ज़मीन को काट के जोतने लग बनाया, ठीक है, वो फैमिली को ही उसका अधिकार हो गया, उस खूंट का अधिकार हो गया। तो खूंट ए है, खूंट बी है, खूंट सुई है, खूंट डी है, ये खूंट परंपरा चलती आ रही है और यहीं से नाम हुआ खूंट कट्टीदार। अंग्रेजी में भी इसको ही बोलते हैं, वो अंग्रेजी में बोलते हैं इसको खूंट कट्टीदार। अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी में वही वर्ड है, अंग्रेजी में भी वही वर्ड है, खूंट कट्टीदार। क्वेश्चन सब पूछ चुका था। हाँ पूछ चुका। खूंट का तात्पर्य किससे, सब परिवार या हाँ तो क्या उसका आंसर था? सिर्फ परिवार, मैंने 4 ऑप्शन था। हाँ क्या? सिर्फ परिवार होना चाहिए ना सर? हाँ फैमिली होगा ना? हाँ हाँ तो फैमिली, हाँ वही फैमिली होगा, उस पूरा फैमिली थोड़ी होगा, कोई अकेला थोड़ी होगा कि हम अभी जैसे कि मेरे दादा का ज़मीन है, थोड़ी मेरा अकेले हो जाएगा। मेरे बाप का होगा, मेरे चाचाओं का होगा, मेरे चाचाओं के बेटे का होगा, मेरा होगा, मेरा भाई का भी होगा, अब तो मेरी बहन का भी होगा। प्रॉपर्टी राइट इंडिया में जो आ गया है, मेरे फादर की प्रॉपर्टी पे खाली मेरा राइट नहीं है, मेरे फादर की प्रॉपर्टी में मेरा भी राइट है, मेरे भाई का तो है ही, मेरी बहन का भी राइट है, ठीक है ना। ऐसा है बहुत सारा। तो देख ली खूंट कटीदार, खूंट परंपरा, ये कर लिए, तो ये बात कर ही लिए। अब थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल टर्म पे चलेंगे। टेक्निकल टर्म में टीनेंट हो गया, टेन्यूर होल्डर हो गया, रैयत का मतलब ये समझा जाए कि जो टैक्स पे करता है, जो ज़मीन को जो लैंड को यूज करेगा, ठीक है, और उसको टैक्स पे करेगा, वो रैयत होगा। रैयत, अंडर रैयत है मुंडारी खूंट कट्टीदार, ऑक्यूपेंसी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत हैविंग खूंट कट्टीदार, भुगत, बंधा, मोर्टेज, विलेज हेडमैन, सेटलमेंट और परमानेंट सेटलमेंट, लैंड होल्डर, लैंड लॉर्ड और कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर। ये कुछ टेक्निकल टर्म हैं जो धीरे धीरे बारी से हम लोग इस पर काम कर लेंगे। अब थोड़ा सा एक वर्ड आया है सेटलमेंट, इसका मतलब सब देख लिया जाए। मनीष साहब जी, सर सारे टर्म्स को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ कर ही रहे हैं, कर एक बार क्या, 2 3 बार 4 बार अभी करते रहेंगे। CNT SPT एक्ट में जब तक खत्म नहीं होगा टेक्निकल टर्म पे बात होती रहेगी। थोड़ा सा एक वर्ड यहाँ पे हम बात करना चाहते हैं सेटलमेंट पे। सेटलमेंट को ऐसा माना जाए, सेटलमेंट जो है उसको ऐसा माना जाए कि इसमें 3 पार्टी होगा, पार्टी ए, पार्टी बी और पार्टी सी। पार्टी ए, और जैसे मान लिया जाए किसी चीज़ पे, किसी मुद्दे पे, मान लिया ए पार्टी है, मान लिया जाए कोई ज़मीन का सेल हो रहा है, तो ज़मीन का सेल होगा, वो पार्टी ए होगा, वो पार्टी ए होगा। जो सेल, जो बाय कर रहा है, खरीद रहा है, अथवा या दूसरा पार्टी के साथ एग्रीमेंट हो रहा है, होता है ना, एग्रीमेंट होता है ना, एग्रीमेंट किसके, दो बीच की भूमि, एक पार्टी ए, पार्टी बी, तो ये बी, ये भी एक पार्टी ही है मान लीजिए। इसके बीच कुछ रिटर्न, नोट
मतलब वर्बल वर्बल नॉट वर्बली, रिटन एग्रीमेंट होगा। एंड द थर्ड पार्टी इज द गवर्नमेंट। ये क्या होगा? ये होगा आपका गवर्नमेंट। व्हेन द थर्ड पार्टी इंटरफेयर बिटवीन पार्टी ए एंड पार्टी बी, मतलब पार्टी ए और पार्टी बी के साथ आ करके सरकार पार्टिसिपेट होगी, सरकार पार्टिसिपेट होगी, ये कहा जाएगा, ये सरकार, ये अगर ऐसा पूरा प्रक्रिया होगा, टेक्निकल नाम बोलेंगे सेटलमेंट, इसको बोलेंगे सेटलमेंट बोलेंगे। सेटलमेंट एक प्रोसेस है, इसमें पार्टी ए और पार्टी के बीच में थर्ड पार्टी के रूप में गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है या गवर्नमेंट उसमें पार्टिसिपेट करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कुछ टाइम के बाद अगर पार्टी ए, अगर ये पार्टी ए इस पार्टी बी से जो एग्रीमेंट हुआ है रिटन, उसको रिफ्यूज करती है कि नहीं हम इसको नहीं मानते हैं, तो सरकार इसको रिफ्यूज नहीं करने देगी। सरकार के पास फिर पावर होगा कि ये सरकार के पास पावर होगा कि सरकार उसको बाध्य करे कि आप जो है ये एग्रीमेंट से बाहर नहीं हो सकते हैं, और एग्रीमेंट से अगर बाहर हो भी सकते हैं तो उसके लिए जो क्लॉज होगा, जो टर्म्स एंड कंडीशन होगा, उसको आपको अप्लाई होगा। थर्ड पार्टी के रूप में सरकार के आने का मतलब ही है कि ये जो डेट एग्रीमेंट हो रहा है दोनों के बीच, इसका वैल्यू है। मतलब ये अब ऐसा फेक नहीं है को, अगर ये नहीं मानेगा तो ये कोर्ट है, फिर कोर्ट भेज देगा मामला को और कोर्ट सॉल्व करेगा, उसके लिए फिर पनिशमेंट भी मिलेगा। अगर कोई पार्टी ऐसा करती है, लॉ का करती है वायलेशन करती है, या जो रिटर्न एग्रीमेंट का करती है वायलेशन, तो उसके लिए पनिशमेंट भी हो सकता है। इसको जानना है। एक वर्ड है सेटलमेंट, है ना, ये वर्ड जो सेटलमेंट है इसमें थर्ड पार्टी के रूप में सरकार रहती है, थर्ड पार्टी के रूप में गवर्नमेंट रहेगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें टिनेंट। अब थोड़ा सा हम लोग इसका डिफिनेशन जो है सो देखते हुए आगे निकल जाते हैं। टिनेंट का सिंपल जो मीनिंग है, सिंपल छोड़ दीजिए, डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है वो छोड़ दीजिए, हम लोग बाद में करेंगे। टिनेंट का सिंपल मीनिंग है कि जो लैंड को यूज करेगा और उसके बदले में टैक्स पे करेगा। टिनेंट इज नॉट ए रियल ऑनर ऑफ एनी लैंड। टिनेंट कभी भी वास्तविक मालिक नहीं होता है। रियल ऑनर ऑफ द लैंड इज कॉल्ड लैंडलॉर्ड, जो कि हम बात कर चुके हैं। हु विल बी द लैंडलॉर्ड? लैंडलॉर्ड इज मेनली गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी होती है, मेनली होती है लैंडलॉर्ड। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, टिनेंट एज ए पर्सन हु होल्ड्स लैंड अंडर अनदर पर्सन एंड इज ओर बट फॉर ए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वुड बी लायबल टू पे रेंट, है ना, टू पे रेंट, टू पे रेंट फॉर दैट लैंड टू दैट पर्सन। अब कोई टिनेंट है, मान लिया जाए कोई टिनेंट किसी लैंडलॉर्ड से, अथवा अच्छा अगर मान लिया जाए सरकार के अलावा कोई दूसरे कोई जमींदार है, उसके पास लैंड है, तो टेम्प्रोरी तो वही भी होगा ना, लैंडलॉर्ड टेम्प्रोरी होगा, नॉट परमानेंट, टेम्प्रोरी होगा। किसी पर्सन, मान लीजिए पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी के पास लैंड है, तो वो होगा उसका ऑनर, लेकिन टेम्प्रोरी होगा। अब वो क्या करेगा, टिनेंट क्या करेगा, उससे ज़मीन लेगा और ज़मीन में उसका यूज करेगा, खेती करेगा, उसके बदले में टैक्स चुकाएगा, पे टैक्स करेगा। ऐसा कोई भी प्रोसेस होगा या ऐसा कोई भी दिखाई पड़ेगा तो इसको बोलेंगे टिनेंट। सिंपल है ये, ठीक है ना। टिनेंट जो है, अब टिनेंट में देखिए लैंड होल्डर, जो लैंड होल्डर होगा, ये होल्डर लिखा होगा, लैंड होल्डर इज ऑल्सो टिनेंट, रैयत इज ऑल्सो टिनेंट एंड खुदकट्टीदार इज ऑल्सो टिनेंट। ये बात जानना जरूरी है कि जो खुदकट्टीदार है ये भी एक टिनेंट है, जो खुदकट्टीदार है ये भी एक टिनेंट है। जो रैयत है, रैयत भी एक टिनेंट है, रैयत भी एक टिनेंट है। और जो लैंड होल्डर्स है वो भी एक टिनेंट है। ये पूरा हमारा जो चैप्टर CNT एक्ट होगा ना, वो उसी के आसपास में होगा, लैंड होल्डर्स के बीच। अब मान लिया जाए अंडर रैयत, एग्जाम्पल अंडर रैयत, तो रैयत के अंडर में जो काम करेगा, जो रैयत भी अब क्या करेगा, जब इसके पास लैंड ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, वो किसी और को दे देगा अपने अंदर कि भाई ये लो लैंड, तुम इस लैंड को यूज करो और इसके बदले में तुम हमको टैक्स पे करना। अब उसके बीच क्या डील होगा वो समझेगा, ठीक है ना।
तो वो हो जाएगा अंडर रैयत। ये सारा इस चैप्टर में सारा जो खेल होगा वो होगा टीनेंट का ही खेल है। ऊपर में बैठा हुआ है लैंड होल्डर और नीचे सारा खेल कर रहा है कौन? टीनेंट। सरकार यहाँ जब आ जाती है तो सरकार मॉनिटरिंग करती है, सरकार देखती है, और सरकार का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो है आपका डिप्टी कमिश्नर। पूरे एक्ट का बोल रहे सारा पूरा, इसलिए हम पहले बोल दिए क्लास में कि CNT SPTO को आप हल्के में लीजिए, बहुत ज़्यादा टफ मत कीजिए। पहले क्लास में हमसे बता दिए हैं, अभी और होगा तो धीरे धीरे पूरे क्लास में आपको दिखाई पड़ेगा कि बहुत चीज़ें आसान हो गई। कुछ चीज़ मान लो क्लियर अभी आपका नहीं, यहाँ नहीं भी होगा, मत घबराइए। जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि वो वास्तव में हो क्या रहा है, कौन टीनेंट है, कौन लैंड होल्डर है, कौन लैंड लॉर्ड है, ठीक है ना, कौन ऑक्यूपेंसी रैयत है, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत है, कौन रैयत है और कौन अंडर रैयत है, कौन विलेज हेडमैन है, सब आपको आइडिया मिल जाएगा। तो टीनेंट के बारे में हम बात किए। टीनेंट लैंड होल्डर जो होगा वो भी टीनेंट होगा, क्योंकि जो लैंड होल्डर होगा वो भी ज़मीन को यूज करेगा, उसके बदले में टैक्स पे करेगा। बिना टैक्स पिए कोई नहीं रह सकता है, रैयत तो करेगा ही करेगा। और जो खुटकट्टीदार है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि शायद खुटकट्टीदार को या मुंडारी खुटकट्टीदार को टैक्स पे करने से रिलीफ मिला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसके पास भी लैंड है तो उसको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। ये कुछ लोगों के पास ये माइंड में मिसकंसेप्शन है कि जो खुटकट्टीदार है वो टैक्स पे नहीं करता। हाँ, इसके पास लैंड आया कहाँ से? इसका पास लैंड आया इसके हार्डवर्क से आया है ना। कैसे मिला इसको? इसके मिला कैसे? ये बेचारा जंगल को साफ किया तो मिल गया जमीन इसको। ये जंगल को साफ किया, उसके बदले में जमीन मिला इसको, ये उसको यूज कर रहा है। लेकिन जो कंटेम्प्रोरी टाइम में जो भी लैंडलॉर्ड होगा, उस लैंडलॉर्ड को ये खुटकट्टीदार टैक्स पे करेगा। इतना बात जान लीजिए, ठीक। अब देखिए इसको, टेन्यूर होल्डर्स इज समवन हु होल्ड्स द राइट टू होल्ड ए लैंड फॉर द कलेक्टिंग रेंट्स। टेन्यूर होल्डर कौन होगा? टेन्यूर होल्डर इज ऑल्सो टाइप ऑफ टीनेंट, पहले बोल चुके हैं। टेन्यूर होल्डर इज ऑल्सो टाइप ऑफ टीनेंट। टेन्यूर होल्डर्स is the someone who holds the right to hold a land for collecting rents, hold the right to hold a land for bringing at under cultivation। जमीन को उपजाएगा, खेती करेगा, रेंट उसका जमा करेगा। रेंट यहाँ मतलब यहाँ पर टैक्स ही है, वर्ड का अलग अलग है ना। टैक्स करेगा द सक्सेसर इन इंटरेस्ट ऑफ द टेन्योर होल्डर्स, ठीक है ना। उसका जो बाद का होगा ना वो भी टेन्योर होल्डर्स ही होगा। द टेन्योर होल्डर्स रजिस्टर्ड अंडर द छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट 1968। और टेन्योर होल्डर होगा कौन, ये बात जान लीजिए। टेन्योर होल्डर कौन होगा? टेन्योर होल्डर वही होगा जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है कब? 1869 के टेन्योर होल्डर एक्ट में। उसमें नाम उसका है उस एक्ट के द्वारा। बाद में भले ही इस एक्ट को ख़त्म कर दिया गया, तो मर्ज कर दिया गया, या बहुत सारा इसका जो क्लॉज था उसको कॉपी कर लिया गया 1908 के एक्ट में, लेकिन टेन्योर होल्डर्स पहले से था। कि हु इज़ द टेन्योर होल्डर, कौन है टेन्योर होल्डर? जिसका इस एक्ट के थ्रू रजिस्ट्रेशन होता है या है, वो है टेन्योर होल्डर। अब वो क्या करेगा? रेंट कलेक्शन करेगा। वो क्या करेगा? जमीन पे खेती करेगा। वो क्या करेगा? उसको देख रेख करेगा। उसके साथ ही उसके बाद मान ली उसका बेटा का बेटा का बेटा होगा, वो भी टेन्योर होल्डर होगा, क्योंकि उसको अधिकार मिला हुआ है। ये सारा अधिकार जो राइट्स था ये लैंडलॉर्ड ने टेन्योर होल्डर्स को दे रखा था, लेकिन टेम्पोररी, इसको परमानेंट नहीं समझा जाए। फिर बाद में हुआ परमानेंट। बाद में आप देखिए ना, परमानेंट सेटलमेंट का जो लाया गया था कानून अंग्रेज के द्वारा, वो क्या था? चलो आज के बाद से भूमि का लैंडलॉर्ड भी आप ही हो जाएंगे। पहले आप भूमि का लैंडलॉर्ड थे लेकिन टेम्पोररी थे, लेकिन अब आज हो जाएंगे परमानेंट, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे क्लॉज था, उससे और बहुत सारी बातें हैं, जो टैक्स नहीं चुका पाया, बहुत सारा उसमें लॉ आया था। आपके पास ज़मीन है, आप ज़मीन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सरकार को आप टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। सरकार ने एक निकाल दिया फरमान कि आज सूर्यास्त से पहले तक आपको टैक्स जमा करना होगा, अथवा आपके ज़मीन को ऑक्शन कर दिया, नीलाम कर दिया जाएगा, और फिर आप इस ज़मीन के लैंड लॉर्ड या लैंड होल्डर्स नहीं रह पाएंगे। बहुत सारी बातें हैं इसमें, लेकिन यहाँ पे देखना ये है मेन, हम लोग टेक्निकल जो टर्म है उस पर काम करना है।
अब आता है रैयत। रैयत का मतलब ही होता है, रैयत का मतलब ही होता है कि जो जमीन को यूज करेगा और उसके बाद टैक्स को या रेंट को पे करेगा। रैयत मीन्स, है ना, प्रिमिनरली ए पर्सन हु हैज एक्वायर्ड ए राइट टू होल्ड लैंड फॉर द पर्पस ऑफ कल्टिवेटिंग इट बाय हिमसेल्फ और बाय मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। उस जमीन पे उसका अधिकार होगा खेती करने के लिए, अथवा उस जमीन पे अधिकार होगा उसके परिवार के मेंबर्स को खेती करने के लिए, और उसके बदले में जो लैंडलॉर्ड होगा उसको टैक्स चुकाएगा, टैक्स पे करेगा। यही सिंपल डेफिनेशन है रैयत का। हिमसेल्फ और बाय मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली और बाय हायर्ड सर्वेंट। ऐसा हो सकता है कि जब जमीन उसके पास ज़्यादा होगा और उसके उस रैयत अथवा उसके फैमिली के मेंबर से भी काम नहीं हो पा रहा हो तो वो सर्वेंट हायर कर सकता है, मतलब अपने अंदर किसी व्यक्ति को रख सकता है। जो अब सर्वेंट बोलेगा कि हम टेनेंट है तो नहीं, ऐसा भी होता है, ऐसा हुआ है, ऐसा खूब अभी भी हो रहा है। कोई ज़मीन है और ज़मीन किसी सर्वेंट को दे दिया गया 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए। ज़मीन काफ़ी लंबा डिस्टेंस में, अब कितना संभालेगा भाई, एक कितना रैयत कितना संभालेगा। रैयत के पास मिल गया ज़मीन 500 एकड़, तो 500 एकड़ 100 एकड़ तो संभाल ही नहीं पाएगा। अब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर गाँव, दूसरे गाँव में रैयत के पास वो हायर कर लिया सर्वेंट और दे दिया अपना लैंड को, इस लैंड पे तुम कल्टीवेशन करो और आफ्टर कल्टीवेशन तुम टैक्स पे करो। जब इसका शान था, रुतबा था तो हो रहा था। अचानक ये बूढ़ा हो गया, टेनेंट रैयत मर गया, अब मान लिया जाए उसके बाल बच्चा रहा ही नहीं या कम एज बच्चे भी मर गए। अब टेनेंट जो सर्वेंट हायर किया था वो उसका मालिक बन गया। बहुत खेल हुआ है इसमें। अब वही उसका मालिक बन गया, अब वही उसका रैयत बन गया। अब वो क्या कर रहा है, वो खुद खेती कर रहा है और जा करके टैक्स चुका रहा है। लैंडलॉर्ड क्या चाहिए, वो टैक्स चाहिए, तो टैक्स मिल रहा है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ, जो रैयत ये था, रैयत कौन बन गया, बन गया उसका सर्वेंट। तो बाय हायर सर्वेंट और विथ द एड ऑफ पार्टनर्स एंड इंक्लूड्स द सक्सेसर इन इंटरेस्ट ऑफ पर्सन who have acquired such a right but doesn't include a मुंडारी खुदकट्टीदार। लेकिन यहाँ पे रैयत से इस डेफिनेशन में मुंडारी खुदकट्टीदार को अलग रखा गया है, क्योंकि मुंडारी खुदकट्टीदार को अलग से प्रिविलेज मिला हुआ था। मुंडारी खुदकट्टीदार को अलग से प्रिविलेज हमेशा मिलता रहा है, हालांकि उनको भी टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे जो रैयत है उस रैयत से उनको अलग रखा गया है, क्योंकि उनका अलग कंडीशन था। वैसा ही मान लीजिए जैसा आज ट्राइबल और नॉन ट्राइबल का कंडीशन है। ट्राइबल इज ऑल्सो क्या पब्लिक ऑफ झारखंड गवर्नमेंट और नॉन ट्राइबल इज ऑल्सो द पब्लिक ऑफ झारखंड गवर्नमेंट, लेकिन दोनों में राइट में अंतर है, दोनों के अधिकारों में अंतर है। उसी प्रकार से रैयत और मुंडारी खुदकट्टीदार के अधिकारों में अंतर था। रैयत को जितना अधिकार प्राप्त था उससे ज़्यादा अधिकार प्राप्त था मुंडारी खुदकट्टीदार को। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है मुंडारी खुदकट्टीदार इज ऑल्सो टाइप ऑफ टेनेंट। रैयत इज ऑल्सो टाइप ऑफ टेनेंट, दोनों टेनेंट हैं, लेकिन यहाँ रैयत को अलग और मुंडारी खुदकट्टीदार को अलग रखा गया है। अंडर रैयत, अब रैयत के अंदर रैयत, एक रैयत है संभाल नहीं पा रहा है उससे, एक रैयत कितना संभालेगा भाई, कितना काम संभालेगा रैयत। अब संभाल नहीं पा रहा है तो अपने अंदर रख दिया। अब अपने अंदर रख दिया, अब उसको जो समझिए, या तो सर्वेंट की तरह उसको नौकर की तरह हायर किया है, चाहे जैसे किया है, लेकिन अपने अंदर रखा है उसको। अंडर रैयत इज ए टेनेंट, यस ये भी टेनेंट ही है, ये भी टेनेंट है, एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है। अंडर रैयत इज ए टाइप ऑफ टेनेंट और नोट। सही कथन का परीक्षण करें। क्या दर रैयत, इसका हिंदी बड़ी इंटरेस्टिंग है, दर रैयत। दर रैयत, ये जो दर रैयत है, जो अंडर रैयत है, वो क्या अंडर रैयत भी टेनेंट है, ऐसा एग्जाम में पूछ सकता है। इज अंडर रैयत इज ऑल्सो टाइप ऑफ टेनेंट, क्या दर रैयत भी टेनेंट है, क्या दर रैयत भी एक काश्तकार है, तो है। अंडर रैयत इज ए टेनेंट हु हैज द लैंड होल्डिंग अंडर एनी रैयत आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
वो जो रैयत है वो ज़मीन को होल्ड किए हुए है, और ज़मीन को होल्ड करने के बाद वो ज़मीन को यूज कर रहा है, उसमें खेती कर रहा है, कल्टीवेशन कर रहा है, और फिर उसका टैक्स या उसका रेंट अपने ऊपर के रैयत को चुका रहा है, और ऊपर का रैयत अपने ऊपर के लैंडलॉर्ड को चुका रहा है। ये सब प्रोसेस था, आज भी है। आज भी गांव में बहुत सारा खेती लोग नहीं कर पाते हैं खुद से। जो टेनेंट है वो क्या करते हैं, बटाईदार दे दिए, तो बटाईदार क्या वही तो हुआ, बटाईदार अंडर रैयत हो गया। मतलब मालिक के अंदर, मतलब रैयत के अंदर रैयत, मतलब खेती करने वाले के अंदर भी जो बटाईदार की व्यवस्था वो क्या है। बटाईदार क्या किया, बटाईदार हमसे लिया, खेती कर रहा है 10 साल से, कर रहा है, और जो खेती कर रहा है 10 साल से, उस खेती करने के बदले में हमको चुका रहा है, क्या चुका रहा है, आधा अनाज चुका रहा है, आधा अनाज। तो 50% टैक्स तो टैक्स ही हुआ, टैक्स ही इसको बोलिए या रेंट बोलिए। 50% रेंट चुका रहा है, बाकी रख ले रहा है, लेकिन कभी भी वो उसका मालिक नहीं बन सकता है, वो हमारे अंदर ही है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ क्लॉज भी है, जैसे जीएम लैंड है। अब जीएम लैंड में दो टाइप है, एक आम, जीएम लैंड आम एंड जीएम लैंड खास। जीएम लैंड खास तो नहीं, लेकिन जीएम लैंड आम अगर किसी के पास है एज ए अंडर रैयत, तो हो सकता है कि सरकार उस जमीन उसको दे सकती है। सरकार के पास ये पावर है कि जो अंडर रैयत है और 12 साल वो उसके पर कब्जा है, तो जीएम लैंड आम को उसको दे सकती है। खैर वहाँ नहीं जाएंगे अभी, सब बहुत बातें हो जाएगी अलग, ये एक्ट से हम अलग हट के बोल रहे हैं। ये हम जो बात, मैंने अभी जो बात आपसे कहा वो एक्ट से अलग कहा, लेकिन ये आने वाला है, अभी आगे दिखाई पड़ेगा आपको। 12 साल का रूल से बहुत सारा है। और जान लीजिए CNTSPT एक्ट में एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरा इसका सेक्शन, और तीसरा कुछ जो है कि 12 साल, 6 साल, 5 साल, 12 साल, 6 साल कर लीजिएगा। सारा सवाल आपका एग्जाम में आएगा, एग्जाम में सवाल अभी बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए, अंडर रैयत इज ए टेनेंट हु हैज द लैंड होल्डिंग अंडर एनी रैयत आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चलिए, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है मुंडारी खुटकट्टीदार। अब मुंडारी खुटकट्टीदार तो पता ही, आपको बता दिए सबसे पहले क्या है, बात है खुटकट्टीदार। खुट परंपरा से जिनको जमीन मिली हुई है वो होते हैं खुटकट्टीदार। उसमें मुंडाओं का ज़्यादा भागीदारी रही, ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है मुंडाओं का रहा था। ऐसे ये बात जान लिया जाए कि सिर्फ मुंडा ही नहीं, मुंडा के अलावा जो अदर्स ट्राइबल थे उनको भी, जैसे एग्जाम्पल के लिए संथाल परगना में जो संथाल या हो या उरांव या अन्य ट्राइबल्स जो पार्टिसिपेट किए थे, उनके ज़मीन का नाम रखा गया था भुइंहरी ज़मीन, भुइंहर, दे ऑल और भुइंहर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ये मुंडारी खुटकट्टीदार। मुंडारी खुटकट्टीदार इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ टेनेंट, ही कल्टिवेट्स एंड पे द टैक्स एंड पे द रेंट टू द लैंडलॉर्ड। ये भी एक प्रकार का खुटकट्टीदार जो है सो टेनेंट ही है, काश्तकार ही है ये भी। हाँ, बड़े परमानेंट हो गए हैं, अभी काश्तकार ही हैं, और ये भी ज़मीन पे खेती करेंगे, और ये भी ज़मीन पे उस जो कॉन्टेम्प्ररी टाइम में, चाहे ब्रिटिश होगा या भारतीय सरकार या झारखंड सरकार, जो सरकार होगी, जो लैंडलॉर्ड होगा, उसको ये लोग टैक्स पे करेगा। लेकिन थोड़ा सा इनको अधिकार अलग था, जो कि दिखाई पड़ेगा जाके आगे, यहाँ सिर्फ हम डिफाइन कर रहे हैं। मुंडारी खुटकट्टीदार आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द मुंडा फाउंडर ऑफ द विलेज, उनसे सब वंशज लोग हैं। ऑल्सो एज पर सेक्शन 4 ऑफ द CNT एक्ट दे आर अमोंगेस्ट वन ऑफ द 4 कैटेगरी ऑफ द टेनेंट्स। ये भी जो टेनेंट्स के 4 कैटेगरी हैं, जिसका कि सेक्शन 4 CNT एक्ट में दिया गया है, उसमें जो कहा गया है टेनेंट्सी है, दे आर ओरिजिनल शेल्टर्स ऑफ द लैंड एमोंग मुंडाज। मुंडाओं में भी ये जो थे, ये ओरिजिनल जो थे, वो जंगल को काट के और ज़मीन को बनाने वाले ये मूल लोग यही थे। द ऑन ऑफ द विलेज इंक्लूडिंग द लैंड एंड द फॉरेस्ट विद इन इट्स बाउंड्री, however डोंट पे टैक्स बट रेंट फॉर द लैंड। उनको अलग से भले ही टैक्स पे करने से छूट रखा गया हो, लेकिन रेंट तो इनको भी पे करना पड़ेगा। अब यहाँ बात देख लीजिए, यहाँ पे रेंट है, यहाँ पे टैक्स है। रेंट और टैक्स यहाँ पे कंडीशन जो है समझिए, रेंट पे करना सबको कंपलसरी होता है, और रेंट पे करने के बाद भी टैक्स पे करना पड़ता है। आपको एग्जाम्पल देके हम प्रूफ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए,
कोई भी सामान हम खरीदेंगे, कोई भी सेवा हम देंगे तो सरकार को हम जीएसटी पे करेंगे, ठीक है, जीएसटी पे करेंगे, लेकिन इनकम टैक्स नहीं पे करेंगे। कौन पे करेगा इनकम टैक्स? इनकम टैक्स वही पे करेगा जो सरकार के गाइडलाइंस में इनकम टैक्स ज़्यादा कमा रहा है, स्लैब में आ रहा है। मतलब क्या है कि जो रेंट है ना, वो रेंट पे करना है सभी को, रेंट पे करना है रैयत को, यस, रे करना है टेन्योर होल्डर्स को, यस, रेंट पे करना है अंडर रैयत को, यस, मुंडारी खुदकटीदार को, यस, लेकिन टैक्स इससे छूट रखा गया था। ये जो मुंडारी खुदकटीदार है इनको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अब वहाँ पे लगाया गया होगा उस व्यवस्था में कितना परसेंट रेंट होगा और कितना परसेंट टैक्स होगा। तो टैक्स से इसको छूट दिया गया था बिकॉज दे आर रियल ऑनर ऑफ द लैंड। ये जो लोग हैं वो रियल ऑनर ऑफ लैंड है, इसीलिए इनको इससे थोड़ा सा छूट रखा गया, थोड़ा सा दिया गया था, इनको छूट दिया गया था, ठीक है ना। एक प्रिविलेज इनको मिला हुआ है बाकी लोगों के तुलना में। किसको? मुंडारी खुदकटीदार को। लेकिन इनको भी रेंट पे करना पड़ेगा क्योंकि दे आर ऑल्सो टाइप ऑफ टेनेंट। ये एग्जाम में पूछ सकता है या पूछा भी गया है, ध्यान देना पड़ेगा आपको कि मुंडारी खुदकटीदार टैक्स पे करते थे या नहीं। तो होगा एग्जाम, होगा इसका जवाब क्या? यस, पे करते थे, टैक्स से इनको छूट मिला हुआ था। ऑक्यूपेंसी रैयत, दोज रैयत हु हैव द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन द लैंड होल्ड बाय देम, ठीक है ना। अब ऑक्यूपेंसी ये भी एक टाइप ऑफ रैयत ही है, ये जमीन है इसको, और इसको ऑक्यूपेंट करने का इसको अधिकार इसको मिला हुआ है। नॉन ऑक्यूपेंसी नहीं मिला हुआ है, सिंपल। नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, दोज रैयत हु डोंट हैव द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन द लैंड होल्ड बाय देम। भुगुत बंधा मोर्टेज, भुगुत बंधा मोर्टेज समझिए क्या है। ये एक तरह से बंधक रखने वाली बात था। हम अपने ज़मीन को एक लिमिटेड टाइम के लिए बंधक रखेंगे और उसके बदले में उससे हम क्या करेंगे, उससे हम लोन ले सकते हैं, एज ए लोन कर्ज ले सकते हैं। अपना ज़मीन को हम दे दिए और उसको हम उससे लोन ले लिए, ये टेम्प्रोरी ही होगा। लेकिन इसमें भी अगर कोई ऐसा जो आपका दिया हुआ जो गिवन टाइम है, उस टाइम को आप उसका पैसा मनी, रैयत पे टैक्स और नोट, यस, रैयत पे टैक्स। आशीष जी पूछे हैं कि रैयत पे टैक्स और नोट, रैयत ऑलवेज पे टैक्स, रैयत हमेशा टैक्स, जो रैयत है वो टैक्स पे करेगा ही, ठीक है। मुंडारी खुदकटीदार छोड़ के जो भी रैयत होगा, यहाँ तक टिनेंट भी, जो भी रैयत होगा टैक्स पे करेगा, टिनेंट होगा टैक्स पे करेगा। लेकिन उसमें एक छोड़ा गया था, जो छूट दिया गया था, किसको? मुंडारी खुदकटीदार, ठीक है। ये टैक्स पे नहीं करेंगे, ये टैक्स पे नहीं करेंगे, ये सिर्फ रेंट पे करेंगे। क्यों? क्योंकि दे आर द रियल ऑनर ऑफ दैट लैंड, वे उनके रियल ऑनर, इसे टैक्स से उनको रखा गया था, छूट रखा गया था, लेकिन रेंट पे करेंगे। यहाँ रेंट और टेस्ट देख लीजिए आप। इट इज द टाइप ऑफ मोर्टेज वेयर ए टेनेंट ट्रांसफर द इंटरेस्ट ऑफ इन हिज टेनेंसी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस और टू बी एडवांस बाय वे ऑफ लोन। अगर लोन के लिए आपने किसी से कोई पैसा उधार ले रखा है लोन के लिए, तो आपको उसके बदले में क्या देना है? आपको उसके बदले में क्या देना है? आपको उसके बदले में जमीन देनी है, लैंड देना है। ये टेम्पोररी होगा, सिस्टम होगा, और उस टेम्पोररी आपके ज़मीन देने के बदले में आपको क्या? आपको पैसा लोन मिला हुआ है। अब कुछ टाइम के बाद फिर आप गए चुका दिए, फिर लैंड आपका हो गया, है ना। एंड सच लोन अमाउंट शैल बी पेड बैक, मतलब आपको ये जो आपको लोन मिला हुआ है उसको शैल बी पेड बैक, आपको वापस करना पड़ेगा बाय द प्रॉफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द टेनेंसी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द मोर्टेज। उसमें जो प्रिंसिपल था, उस प्रिंसिपल में कुछ इंटरेस्ट भी जोड़ के, मतलब उस लैंड के बदले में आपने जो लोन लिया उसमें प्रिंसिपल के साथ साथ कुछ इंटरेस्ट जो कहा गया है उस इंटरेस्ट को जोड़ के आप लेंगे। मतलब इसमें आप प्रिंसिपल और साथ में इंटरेस्ट दोनों लेंगे, और अगर नहीं आप दे पाते हैं तो फिर आपका जो लैंड है, उस लैंड का जो राइट है उसको मिल जाएगा, ठीक है।
एक आपका है विलेज हेडमैन, ही इज द हेडमैन ऑफ ए विलेज ऑफ ग्रुप ऑफ विलेज, ही इज ऑल्सो नोन एज मानकी और प्रधान और मांझी। ये जो विलेज हेडमैन है ना, उनको नाम रखा था मांझी या मानकी या प्रधान उनको कहा जाता था, ठीक है ना। इसके थोड़ा सा इनको कुछ और छूट मिला हुआ था इनको विलेज हेडमैन को, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ जानेंगे। ही इज द हेडमैन ऑफ विलेज और ऑफ ग्रुप ऑफ विलेज, किसी एक गांव का या किसी ग्रुप ऑफ गांव का, कुछ विलेजेस का या कुछ विलेज का या बहुत सारे विलेज जो थे, जो ग्रुप था उसका हेड होगा, उसको कहा जाएगा मानकी या मांझी या प्रधान। इनको भी कुछ प्रिविलेज मिला हुआ था, जो कि अभी आगे हम देखेंगे उसमें, यहाँ पे वो बात नहीं करेंगे। तो ये था टेक्निकल, कुछ टर्म ज़्यादा नहीं कर, इसमें कुछ कुछ और टर्मोलॉजी है, टर्मोलॉजी कुछ और है जिसको अभी हम छोड़ के रखे हैं, जहाँ यूज पड़े जहाँ काम आएगा वहाँ पे करेंगे। कुछ कुछ और टर्मोलॉजी जो है छुड़ा हुआ है अभी, उसको छोड़ कर रखे हैं जान के कि जहाँ आगे आएगा उसको हम लोग करेंगे अभी, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अब आज थोड़ा सा हम लोग चैप्टर्स देख लेंगे, कल से हमारी क्लास शुरू होगी। कल से क्लास हम लोग की शुरू होगी, उसके लिए अभी हम लोग चैप्टर कर लेंगे थोड़ा सा उसको। अभी हम लोग चैप्टर कर लेते हैं, अभी हम लोग चैप्टर कर लेंगे, जो 19 चैप्टर्स है उसको देख लेंगे अभी, और कल से हम लोग क्लास शुरू करेंगे सेक्शन वाइज का, ठीक है। लगा दो उसको, वेट कीजिएगा 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट, ओनली 2 मिनट। मैंने कहा प्लेन पेज जोड़ने के लिए बोले थे। अब चैप्टर 1 to 19 इसको गो थ्रू होना है, बस इसको गो थ्रू होना है। चैप्टर 1 to 19 जो है बस गो थ्रू होना है इसमें, चैप्टर 1 to 19, चैप्टर 1 to 19। चैप्टर 1 में है प्रिलिमिनरी क्लासेस ऑफ टीनेंट। अब इसमें अभी खाली देख लीजिए इसको, हम लोग इस पर डिस्कस तो करेंगे। डिस्कस क्या है, तो टेक्निकल टर्म जान ही गए हैं। मेन जो पढ़ने वाला काम है, जो मेमोराइज समझने वाला है, वो काम करेंगे हम लोग आपका सेक्शन 1 से। चैप्टर 2 में है क्लासेस ऑफ टीनेंट, चैप्टर 3 टेन्योर्स होल्डर, चैप्टर, अच्छा ये पूरा 19 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1 to 19 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए।
इसमें कोई भी चैप्टर से पूछ सकता है कि इस चैप्टर में क्या है। ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, मतलब किस चैप्टर में क्या सब्जेक्ट है ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो 1 to 19 आपका होमवर्क है कल के लिए होमवर्क है, किसको आप देख लीजिए, अभी ग्रुप में डाल देंगे इसका मटेरियल, आप इसको कर लीजिएगा। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 क्लासेस ऑफ टेनेंट, चैप्टर 3 टेन्योर्स होल्डर, चैप्टर 4 ऑक्यूपेंसी रैयत, चैप्टर 5 रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट्स, चैप्टर 6 नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, चैप्टर 7 लैंड एग्जाम्प्टेड फ्रॉम चैप्टर 4 and 6। 4 and 6 से जो छूट प्राप्त जो जमीन है उसके बारे में बात किया गया है, किसमें, चैप्टर 7 में। चैप्टर 8 लीजेज एंड ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग एंड टेन्यूर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि लीज होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो लैंड का ट्रांसफर होता है, तो लैंड का ट्रांसफर होने में और कोई लीज होता है। लीज किससे होगा, किसी पार्टी से होगा, कि सरकार से होगा, किसी इंडस्ट्री से होगा, कुछ और हो सकता है। तो जो लीज होगा और जो कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रांसफर होगा लैंड का, उसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ना है चैप्टर 8 में। चैप्टर 9 में है जनरल प्रोविजंस एज टू रेंट, प्रिजम्पशन एज टू फिक्सिटी ऑफ रेंट। रेंट कैसे फिक्स होगा, इस चैप्टर में ही पूरा बात किया गया है। इस चैप्टर में बात किया गया है कि जो रेंट फिक्स होगा लैंड पे वो कैसे होगा और क्या उसका प्रोसेस कितना हो, क्या क्या होगा, मतलब अबाउट रेंट जितना पढ़ना है सब पढ़ना चैप्टर 9 में। तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब पूछ देगा एग्जाम में चैप्टर 9 रिलेटेड टू रेंट, टैक्स, है ना, लैंड, डिप्टी कंपनी, कुछ भी दे देगा आपको। तो आपको याद करना चैप्टर जो 9 है वो 9 में किस क्या है, रेंट है, ठीक है ना। 9A में आपका है सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड। वेस्टलैंड जो है, बहुत सारा वेस्टलैंड है, वेस्टलैंड है, उस वेस्टलैंड को क्या करती है, कौन, लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड, अब कौन है लैंडलॉर्ड, यहाँ पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यहाँ पे लैंडलॉर्ड है। तो लैंडलॉर्ड को सेटलमेंट का मतलब क्या है, देती है किसी को। जो वेस्टलैंड है किसको देगी, जिसके पास लैंड नहीं होगा। अब उसमें भी क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या क्लॉज है, सारा से मेंशन किया हुआ है कि वेस्टलैंड को लैंडलॉर्ड कैसे किसी को देगी, उसके बारे में पूरे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चैप्टर आपका 9A। 10 आपका है मिसलेनियस प्रोविजंस एज लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट कोरकर। अब एक देख लीजिए, एक नया आ गया आपका ये कोरकर। कोरकर इज ऑल्सो टाइप ऑफ टेनेंट। कोरकर इज जस्ट लाइक मुंडारी खुदकट्टीदार। कोरकर इज ऑल्सो टाइप ऑफ टेनेंट। कोरकर है ना, कोरकर, कोरकर अथवा कोडकर, कोडकर अथवा कोड़कर, कोड़कर अथवा कोरकर, ये सारा टर्म है। ये आपको नाम से लग रहा है ये हिंदी टर्म है। कोई भी वैसा व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह, कोई भी एनी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, किसी जमीन को कोड़कर, मान लिया जमीन था, है ना, ये जमीन था और इस जमीन को कोड़कर इसको खेती के लायक, उपजाऊ लायक बनाया गया, वैसे लोग कहलाएंगे कोड़कर। इसको बोलते हैं कोड़कर, कोड़ाकर, कोड़कर अथवा कोरकर, कोरकर। इसका अंग्रेजी भी होता है सेम, कोरकर, KORKR या कोड़कर, KODKOR। अब इनके लिए अलग से, इनकी संख्या कम है, इनकी संख्या मुंडारी खुदकट्टीदार और जो भुइहर हैं उसकी तुलना में संख्या कम है। लेकिन इनको भी अगर लैंड मिला हुआ है, इनको भी लैंड अगर लैंडलॉर्ड ने लैंड दिया हुआ है, ठीक है ना, यह कह के कि आप इसका रेंट पे कीजिए, ठीक, या कुछ टैक्स आप पे लगाया जाएगा, तो उसमें जो मिला हो उसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो यह है आपका चैप्टर नंबर क्या, चैप्टर नंबर आपका है 10 मिसलेनियस प्रोविजंस एज टू लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट कोरकर। कोरकर इज ऑल्सो टाइप ऑफ टेनेंट, ये बातों को ध्यान रखना है। और जो भी टेनेंट होगा वो टैक्स, वो रेंट पे करेगा ही करेगा। जो भी टेनेंट होगा कोई भी वो यहाँ पे रेंट पे करेगा ही, चाहे वो कोड़कर हो या मुंडारी खुदकट्टीदार हो। नेक्स्ट आपका कस्टम एंड कॉन्ट्रैक्ट। कुछ कस्टम्स और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किया हुआ है चैप्टर 11 में, ठीक है ना। चैप्टर 12 में आपका है रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स एंड सेटलमेंट ऑफ रेंट। 13 में है प्रीडियल कंडीशंस एंड द कम्यूटेशन ऑफ रिकॉर्ड देयर ऑफ। 14 में है रिकॉर्ड ऑफ लैंडलॉर्ड का प्रिविलेज लैंड।
ये सारा हम लोग बात करेंगे वहाँ पे करेंगे, अभी खाली देखते हैं कि चैप्टर में किसमें क्या है। लेकिन ये आपका 19 चैप्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सबको आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा। चैप्टर आपका 15 में है रिकॉर्ड्स ऑफ राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ रैयत हैविंग खुदकट्टीदार, खुदकट्टी राइट्स, विलेज हेडमैन एंड अदर क्लास ऑफ टेनेंट। उनका जो भी ऑब्लिगेशन होगा ना, किनका, जो खुदकट्टीदार होंगे या जो विलेज हेडमैन होंगे अथवा जो टेनेंट होंगे, उनका जो ऑब्लिगेशन होगा उसके बारे में पढ़ना है। चैप्टर कितना, चैप्टर आपका 15 में। 16 में आपका है जुडिशियल प्रोसीजर इन मैटर्स कॉग्निजेबल बाय द डिप्टी कमिश्नर। अगर कोई जुडिशियल प्रोसेस शुरू होता है या कैसे जो एक्टिविटी या क्या करेगा डिप्टी कमिश्नर, उसके बारे में चर्चा होगा आपका चैप्टर किसमें, चैप्टर 16 में। 16 ए भी एक है, समरी प्रोसीजर फॉर द रिकवरी ऑफ रेंट्स अंडर द बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड्स रिकवरी एक्ट 1914। चैप्टर आपका 17 में है लिमिटेशंस। अगर कुछ इसमें कुछ लिमिटेशंस भी है, पूरा जो एक्ट है उसमें 271 सेक्शन है, 19 चैप्टर है, जिसमें जो कुछ लिमिटेशंस है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। 18 में है स्पेशल प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू मुंडारी खुदकट्टीदार। मुंडारी खुदकट्टीदारों के लिए अलग से कुछ यहाँ पे रखा गया है प्रोविजंस, चैप्टर 18 में। और 19 में है सप्लीमेंट प्रोविजंस ज्वाइंट्स लैंडलॉर्ड, अगर ज्वाइंट लैंडलॉर्ड से तो उसके बारे में। ये आपका जो होमवर्क हो गया, ये आपका होमवर्क भी हो गया, ये आपका कल के लिए होमवर्क हो गया। अभी ग्रुप में डाल देंगे, अभी ग्रुप में हम डाल देंगे, जो टेलीग्राम ग्रुप है या जो पेड ग्रुप है उसमें डाल देंगे आपको ये पेज का नोट्स हम, और बाकी जो हमने पढ़ाया अभी है 6 पेज डाल देंगे, 7 पेज। आपका कल का होमवर्क है कि कल आप जब क्लास करने फिर से बैठे तो सारा चैप्टर्स को आप याद कर लीजिए। चैप्टर 1 में क्या, 2 में क्या, 3 में, 4, 5, 6, 7 से लेकर के 19 तक, इस 19 चैप्टर में क्या है आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कहाँ पे बात है डिप्टी कमिश्नर का, कहाँ पे बात है रेंट का, कहाँ पे बात है लैंडलॉर्ड का, कहाँ पे बात है मुंडारी खुदकट्टीदार का, इस सारा चैप्टर्स में आपको याद कर लेना चाहिए अच्छे से। तो कल आपका होमवर्क हो गया, ठीक है ना। एप्लीकेशन जो अभी तक नहीं किए डाउनलोड वो कर सकते हैं प्ले स्टोर से, है ना। ऑफ कर दिया क्या उमेश? नहीं सर, चल रहा है। ठीक ठीक, शुरू कर दो। प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। और आगे क्लास भी कल आपका होमवर्क यही है, कल आपका सब 19 जो चैप्टर्स है इसको अच्छे से आप मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है ना। बैक कर दो। जो हार्ड कैंपस का एप्लीकेशन है इसको आप कर लीजिए डाउनलोड प्ले स्टोर से। और आपका कल का लिए होमवर्क है, कल आप 19 जो चैप्टर्स याद करें। कल हम लोग आप शुरू कर देंगे सेक्शन के साथ, सेक्शन 1, 2, 3 से लेकर 10 तक, फिर 50 तक अभी चलेंगे आराम आराम से। उसमें भी टेक्निकल जो टर्म होगा उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे और मैटर मिलता रहेगा। आज का जो क्लास का है PDF है वो ग्रुप में मिल जाएगा आपका, अथवा जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है जोहार एडू कैंपस का अपना बना है टेलीग्राम चैनल, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। टेलीग्राम जो चैनल है वो आपको मिल जाएगा, उस पर आपको मिल जाएगा। क्लास अभी होगी सर का 8 बजे, 8 से 9 क्लास अभी होगी अमित सर का PT में। तो आप लोग क्लास अभी रुकिए और क्लास कर लीजिए 8 से 9 साइंस का। चलिए, ऑल द बेस्ट।